तारीख थी 1 दिसंबर साल 2025 और इसी 1 दिसंबर साल 2025 को हरियाणा के पानीपत में एक शादी समारोह था और इसी शादी समारोह में बहुत सारे जो लोग थे वो उस घर पर मेहमान के तौर पे आए हुए थे। लेकिन दोस्तों उसी घर के अंदर अचानक से 6 साल की जो बच्ची होती है वो गायब हो जाती है। अब अचानक से 6 साल की बच्ची जब गायब होती है तो परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। लिहाजा जिस बारात में अभी तक धूमधाम से सारे लोग खुश थे, कुछ लोग खुशियां मना रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे, लेकिन अचानक से जब उस बारात के अंदर एक बच्ची गुम हो जाती है, पूरी बारात के अंदर मासूम बरस जाता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों पूरे बारात के अंदर मासूम बरसता है तो उसके बाद में जब उस बच्ची को ढूंढा जाता है, मेहनत मशक्क़त की जाती है, तो उसी घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो स्टोर रूम था, उसी स्टोर रूम के अंदर उस 6 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल यह था कि आखिरकार शादी वाले घर में उस मासूम सी बच्ची की कौन हत्या करेगा, कौन आखिरकार उस मासूम का दुश्मन होगा। लिहाजा इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और उसके बाद में तफ्तीश शुरू करती है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जब पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर जिस शख्स को गिरफ्तार करती है और उसके बाद में जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि इससे पहले भी वो व्यक्ति 2 हत्याएं और कर चुका है। लेकिन आखिरकार इस 6 वर्ष की बच्ची से क्या दुश्मनी थी? जब ये पूरी कहानी आप लोग सिलसिलेवार तरीके से सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो चलते हैं फिर सीधा सीधा इस कहानी का रुख कर लेते हैं। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के पानीपत से और इसी पानीपत के अंतर्गत एक जगह लगती है रामनगर। और इसी रामनगर के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम है पाल सिंह। पाल सिंह जो कि एक रिटायर्ड एसआई हैं और इनके घर में इनकी पत्नी ओमवती और इनका एक बेटा संदीप और संदीप की पत्नी। लेकिन ये जो पाल सिंह हैं, इनके एक पोता और एक पोती भी हैं। पोती का नाम विधि है जिसकी उम्र 6 वर्ष के आसपास है और इनका जो पोता है उसकी उम्र 1 साल के आसपास है। बात कर रहा हूँ मैं 1 दिसंबर साल 2025 की। दरअसल 1 दिसंबर साल 2025 को जो पाल सिंह के साड़ू होते हैं, जिनका गांव पड़ता है नोला, और इसी नोलुआ गांव के अंदर इनके सांडू रहा करते हैं। उन्हीं सांडू के एक पोते की शादी थी। लिहाजा पाल सिंह का जो पूरा परिवार था, चाहे पत्नी हो, बेटा हो, बहू हो या फिर दोनों पोती पोते, ये सारे लोग उसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं। शाम को बारात जानी थी, हर कोई अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। लेकिन इसी बीच में पाल सिंह की जो पोती होती है, जिसका नाम विधि होता है, उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है, ये अचानक से कहीं गायब हो जाती है। अब जैसे ही परिवार वालों को विधि कहीं पर ध्यान नहीं दिखाई पड़ती है तो उसके बाद में परिवार वाले अब विधि को ढूंढना शुरू करते हैं। शुरुआत में विधि की जो दाती ओमवती होती हैं वही अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी, लेकिन बाद में ये बात जो पाल सिंह होते हैं उनको भी पता चलती है, उनके बेटे संदीप को भी पता चलती है और संदीप की पत्नी को भी पता चलती है कि अचानक से उनकी 6 साल की बच्ची विधि कहीं गायब हो गई है। उसके बाद में ये परिवार वाले जितने भी शादी में लोग आए हुए थे उन सारे ही लोगों से पूछते हैं, क्या तुमने किसी ने 6 साल की मासूम विधि को देखा क्या? लेकिन जो कोई भी इस बात को सुनता तो बस यही कहता कि हमने तो विधि को नहीं देखा। उसके बाद तमाम बच्चों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन बच्चे भी यही कहते हैं कि विधि को हमने नहीं देखा। लिहाजा उसके बाद में परिवार वाले ढूंढते रहते हैं। 1 से 2 घंटे का समय गुजर जाता है। इसी बीच में इस घर का जो फर्स्ट फ्लोर होता है, उसी फर्स्ट फ्लोर पर एक स्टोर रूम भी था। घर वाले उसी स्टोर रूम की तरफ जाते हैं, लेकिन जो स्टोर रूम का दरवाज़ा होता है वो बाहर से बंद होता है। लेकिन फिर भी परिवार वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक बार बाहर से देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छुपम छिपाई खेल रहे होते हैं, ऐसे में कोई बच्चा अगर छुप जाता है तो दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है, तो एक बार देख लेते हैं। लेकिन इस उम्मीद में दरवाज़ा खोला जाता है कि शायद विधि अंदर हो, लेकिन इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी कि विधि अंदर हो भी सकती है, लेकिन इस अवस्था में हो सकती है ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही परिवार वाले उस स्टोर रूम के दरवाजे को खोलते हैं तो अंदर विधि की एक टब के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। दरअसल जो विधि की डेड बॉडी उस स्टोर रूम के अंदर पड़ी हुई थी, जो टब था उसके अंदर पानी मौजूद था और उस पानी के अंदर विधि की जो गर्दन थी वो मौजूद थी। बाकी पूरा धड़ जो था वो उस पानी के टब से बाहर था। हालांकि शुरुआत में लोगों को यही लगा कि विधि की पानी के अंदर डूबने की वजह से मौत हो गई, लेकिन यहाँ पर सवाल कई थे। पहला सवाल यह था कि आखिरकार स्टोर रूम के अंदर पानी कहाँ से आया। दूसरा सवाल यह था कि विधि
जब स्टोर रूम के अंदर उस टब के अंदर डूब रही थी तो फिर बाहर से डोर किसने लॉक किया। तीसरा सवाल यह था कि अगर विधि उस टब के अंदर पानी के अंदर डूब ही रही थी तो आखिरकार उसका महज सर क्यों उस पानी के अंदर मौजूद था, जबकि उसका जिस्म पूरा का पूरा बाहर था। कई सारे सवाल थे जो लोगों के जहन में आ रहे थे। विधि के जो दादा होते हैं पाल सिंह, वो पहली नज़र में ये देखते ही समझ जाते हैं कि ये कोई मामला डूबने का नहीं है, बल्कि किसी साजिश के तहत उनकी पोती विधि की हत्या कर दी गई है। लिहाजा इसके बाद में इस विधि के जो दादा पाल सिंह होते हैं वो इस बात की जानकारी सीधा पुलिस को दे देते हैं। अब पुलिस को जब इस तरीके से सूचना मिलती है कि एक शादी के अंदर एक बच्ची का कत्ल कर दिया गया है, लिहाजा पुलिस भी तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद में पुलिस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और इधर पाल सिंह और बाकी परिवार वालों से पूछताछ करती है। तो जो पाल सिंह होते हैं ये पुलिस के सामने महज इतनी सी बात कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी की ऐसे ही मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी पानी में डुबाकर किसी ने हत्या की है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो उसके बाद हत्या का केस दर्ज करते हैं और उसके बाद इस पूरे केस को सुलझाने के लिए अपनी छानबीन शुरू करते हैं। अब इस पूरे केस के अंदर पुलिस अपनी छानबीन तो शुरू कर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर इस घर के अंदर मुश्किल ये भी थी कि जिस घर के अंदर इस छोटी सी मासूम सी बच्ची का कत्ल हुआ था, उसी घर के अंदर आज एक बारात भी जानी थी। लिहाजा जैसे तैसे कर कर तमाम परिवार वाले रिश्तेदार एक फॉर्मेलिटी अदा करते हैं और अमन की बारात रुखसत करते हैं। फॉर्मेलिटी के तौर पर अमन की जो बारात है वो चली जाती है, लेकिन पुलिस आती है और पुलिस इस घर के अंदर जितने भी मेहमान थे उन सारे ही मेहमानों से कहती है कि जब तक हम इस केस की छानबीन कर रहे हैं कोई भी मेहमान अपने घर नहीं जाएगा। अब दोस्तों, वैसे तो बारात हो चुकी थी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, लेकिन जितने भी मेहमान थे वो इस घर पे ही रुके हुए थे और पुलिस एक एक कर कर हर एक मेहमान को बहुत ही बारीकी से स्कैन कर रही थी, धीरे धीरे लोगों के बिहेवियर को चेक कर रही थी। लेकिन इसी बीच में जो पाल सिंह होते हैं उनकी जो पत्नी ओमवती होती है, यानी जिस बच्ची का कत्ल हुआ था विधि का, उसकी दादी ओमवती पुलिस के पास आती है और पुलिस के पास आने के बाद में कहती है कि मेरी एक और बहन है जिसके जो बेटा है उस बेटे का नाम नवीन है। अब नवीन उसका बेटा है, उसके बाद में उसकी जो पत्नी है पूनम, जिसकी उम्र लगभग 33 साल के आसपास है, और हो ना हो साहब मेरे इस बच्ची का कत्ल मेरी बहन की बहू ने, पूनम ने किया है। अब जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो उसके बाद पूनम से पूछताछ करती है। अब पूनम से पूछताछ करती है तो पूनम का बिहेवियर पुलिस को कहीं ना कहीं संदेहास्पद लगता है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे पूनम को अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आते हैं, क्योंकि ओमवती ने पुलिस वालों को बताया था कि जिस स्टोर रूम के अंदर उनकी बच्ची का कत्ल हुआ था मैंने उसी दिन ओमवती को ऊपर वाले फ्लोर से आते हुए देखा था, और जब वो ऊपर से आ रही थी तो उसके कपड़े जो थे वो भी पानी में भीगे हुए थे। हालांकि मैंने जब उसके कपड़ों को भीग जाने की वजह पूछी तो पूनम ने मुझे बताया कि उसके कपड़े कुछ ख़राब थे, इसलिए उन्हें छत पर सुखाकर डाल के आई है। फिर शायद पूनम ने सोचा होगा कि हो सकता है कि छत पर किसी की नज़र पड़ जाए और गीले कपड़े वहाँ पर मौजूद ना हो तो कोई उसके ऊपर शक करेगा, इसलिए पूनम ने मुझसे कहा कि मुझे पीरियड आ रहा है, इसलिए मैं अपने कपड़े साफ़ करने के लिए गई हुई थी। साहब, हो ना हो मेरी बच्ची का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि पूनम ने किया है। लिहाजा पूनम को अरेस्ट करने के बाद में जब पुलिस थाने लेके पूछा जाता है और जब इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो आखिरकार पूनम पुलिस के सवालों के सामने टूट जाती है और कहती है कि हाँ, 6 वर्षीय विधि का कत्ल मैंने ही किया है। और जब पुलिस पूरी सख्ती से पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि इससे पहले भी कई बच्चों का कत्ल पूनम कर चुकी है, जिसमें उसका खुद का अपना सगा बेटा भी था। यकीन मानिए दोस्तों, पूनम जो कहानी सुनाती है उस कहानी को सुनने के बाद में ना कि पुलिस वाले बल्कि उस पूरी शादी के अंदर जितने भी मेहमान लोग आए हुए थे वो सब के सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये जो पूनम थी काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी और जब इसकी शादी नवीन के साथ में होती है तो अपने ससुराल में भी आकर ये बीएड की पढ़ाई करती है। थोड़ा समय पूनम और नवीन जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो आखिरकार इन दोनों को एक बेटा हो जाता है। लेकिन जब पूनम और नवीन को एक बेटा होता है तो वो बेटा देखने में ना तो ज़्यादा खूबसूरत था ना ज़्यादा बेकार था, यानी मीडियम था। लेकिन जो कोई भी नवीन की फैमिली का आता तो वो आते समय एक चुटकी ज़रूर ले लेता। वो कहता कि ये बच्चा किस पर गया है, हमारे ख़ानदान में तो इस तरीके का बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। अब ये बातें कहीं ना कहीं जो पूनम थी उसके मन में चुभने लगती हैं, इसलिए पूनम अब मन ही मन में अजीब तरीके से सोचने लगती है। पूनम को धीरे धीरे जितने भी खूबसूरत बच्चे थे
उन खूबसूरत बच्चों के प्रति नफरत होने लगती है और पूनम सोचती है कि ये बच्चे क्यों खूबसूरत हैं, मेरा बच्चा क्यों खूबसूरत नहीं है। लिहाजा उसके बाद में साल 2023 में ये अपने मायके पहुंचती है और वहाँ पर इसकी ननद जो अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर अपने मायके आई हुई थी, अचानक से उसकी ननद की जो बेटी थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए ये बाथरूम में ले जाकर उसे टब में डुबोकर उसकी हत्या कर देती है। लेकिन जिस समय ये अपनी ननद की उस बच्ची को बाथरूम के अंदर टब में डुबो रही थी, उसी समय इसका जो बेटा था वो ये सब नज़ारा देख रहा था। इसलिए पूनम को लगता है कि शायद उसका बेटा लोगों को बता देगा, इसलिए अपने बेटे को भी उसी टब के अंदर डबो देती है। जब अपने बेटे को भी टब के अंदर डबो देती है और जब ये मामला खुलता है तो लोग यही समझते हैं कि शायद ये दोनों बच्चे घूमने के लिए, फिर खेलने के लिए, फिर नहाने के लिए बाथरूम के अंदर गए हों और वहीं पर डूबने की वजह से इनकी मौत हो गई हो। इस वजह से पूनम के ऊपर कभी शक ही नहीं जाता है। यहाँ पर मामला होता है। उसके बाद में इसका थोड़ा सा समय और गुजरता है और जब इसका थोड़ा सा समय और गुजरता है तो उसके बाद में साल 2025 में ये अपने चचेरे भाई की एक बच्ची को ऐसे ही टब में डुबोकर मार देती है। उसके बाद में थोड़ा सा वक्त और गुजरता है और 1 दिसंबर साल 2025 आ जाता है, जिस 1 दिसंबर साल 2025 को सारे लोग शादी के अंदर आए हुए थे और विधि जो थी देखने में बेहद ही खूबसूरत बच्ची थी, अट्रैक्टिव थी। इसलिए पूनम को विधि के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। पूनम को लगता है कि जैसे मैंने और बच्चों को मारा है वैसे ही विधि का भी खात्मा करना है। तो सारे लोग तो अपने शादी समारोह में खुश थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो पूनम थी ये धीरे धीरे विधि का पीछा कर रही थी। और आखिरकार जब घर के अंदर रीति रिवाज हो रहे थे, शादी समारोह में जो भी रस्में रहती हैं उनकी अदायगी हो रही थी, उसी समय जो विधि होती है खेलते खेलते फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाती है। पीछे से भी लोगों से बचते बचाते जो पूनम होती है पीछे से चली जाती है और विधि को पकड़ती है। स्टोर रूम के अंदर जो टब रखा हुआ था उसी टब के अंदर डुबोकर विधि की हत्या कर देती है। लेकिन यहाँ पर पूनम से एक गलती होती है। वो गलती ये होती है कि पूनम जब बाहर निकलती है तो दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देती है और उसके बाद में चूंकि इसके कपड़े भी भीग जाते हैं तो उसी समय जो मोमबत्ती होती है विधि की दादी, वो पूनम को देख लेती है और वो जब पूनम से सवाल करती है तो पूनम यही कहती है कि उसके कपड़े कुछ ख़राब थे इसलिए उन्हें धोकर छत पर डाल के आई हूँ। फिर बाद में फिर पूछा जाता है तो कहती है कि उसको पीरियड आया हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने उस डेड बॉडी को बरामद किया, लोगों ने बरामद किया, तो पुलिस के जहन में 2 सवाल आते हैं। पहला कि ये जो हत्या है वो आखिरकार इस प्रकार की गई है कि लोगों को आत्महत्या या फिर इस तरीके से आत्महत्या तो नहीं कह सकते, नेचुरल डेथ कह सकते हैं, बाई एक्सीडेंट। लेकिन जो दरवाज़ा बाहर से बंद किया गया था आखिर वो किसने किया था? और कहीं ना कहीं जो मोमबत्ती ने पूनम को देखा वो भी पुलिस के लिए एक अहम सबूत बना। हालांकि पूनम को अरेस्ट कर कर जेल तो भेजा गया है, लेकिन पूनम का खुद का बच्चा उस समय 18 महीने का था और इस 18 महीने के बच्चे को अब जो विधि की दादी है मोमबत्ती वो पाल रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि पूनम के साथ आखिरकार क्या करना चाहिए, क्योंकि पूनम ने जो पिछले क्राइम किए थे वो सारे भी खुल के बाहर आ जाते हैं। ननद, चचेरा भाई, ये सारे भी लोग जाकर पूनम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराते हैं। बहरहाल दोस्तों, पूनम अभी जेल में है और इसको जैसी भी सज़ा मिलती है इसकी अपडेट अगर कुछ आएगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दूंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को सुनाने में कोई गलती, कोई खामी हो गई हो तो उसे माफ़ करिएगा, क्योंकि वीडियो को सुनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सतर्क करना है। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।